Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel. Let's learn with Yog Maya. आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी पे, यानी कि समावेशी शिक्षा एवं अधिगम अक्षमताओं से संबंधित जो भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला ऑप्शन है अक्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि जो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में जो सीखने संबंधी समस्याएं हैं, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उनको किस तरह से संबोधित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, है ना। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया के बारे में हमने पढ़ा है। डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग से संबंधित लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि पठन विकार, रीडिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, यानी कि 5वीं कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, उसको क्या करना चाहिए? को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। विशेष व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसे सामान्य बालकों के साथ सामान्य होना महसूस कराना है, ठीक है। निचले स्तर का कार्य हम लोग उससे नहीं करवाएंगे, तब नहीं तो वह हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, है ना। अगर उसके माता पिता और मित्रों द्वारा हमेशा उसकी सहायता की जाएगी तब भी उसके लिए वो सही नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो बचा कौन सा? तीसरा, के 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। यहाँ पूछा जा रहा है, शारीरिक रूप से जो बच्चे अक्षम होते हैं उन्हें कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो अगर शारीरिक रूप से अक्षम हैं, हो सकता है उनके पैरों में दिक्कत हो सकता है उनके हाथों में दिक्कत हो। तो जो है, मान लीजिए अगर किसी बच्चे के हाथ में दिक्कत है तो उसे लिखने में दिक्कत होगी, है ना, किसी न किसी प्रकार से। तो शारीरिक अक्षमता अगर होगी तो क्या हो सकता है? राइटिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि रीडिंग तो होगी नहीं, क्योंकि जो है उसकी जो है लिखने में उसे कोई प्रॉब्लम, उसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किस में प्रॉब्लम होगी? उसे लिखने में, और लिखने वाली डिसेबिलिटी को कहते हैं डिस्ग्राफिया। अगला है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह साव और वॉज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो उसे कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी? इसको हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो जो है इसको कहते हैं पठन विकार, यानी कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चे जो है पढ़ने में उन्हें समस्या होती है। साव को वास पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेते हैं, बी को डी पढ़ लेते हैं। ये सेम एग्जाम्पल मैंने दिया था
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ, लेकिन ये हमारा चौथा या पांचवा सवाल होगा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहला, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, है ना। तो एक शिक्षिका है और उसकी कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, यानी कि जिन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी विकलांगता जो है हाथ या पैर या शरीर में है। तो उन्हें उनके लिए सबसे उचित क्या होगा, कहीं भी अगर उन्हें ले जाने की अगर शिक्षिका सोचेगी तो उन्हें ले जाने लाने में जो है समस्या होगी। तो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि वे शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में हैं, उन्हें कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करनी चाहिए, है ना। अगला है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योगिता कहलाती है। गतिक कौशलों में यानी कि मोटर एक्टिविटीज़ में जब प्रॉब्लम होती है, जब अपने बॉडी पार्ट्स के कोऑर्डिनेशन में बच्चे में समस्या आती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया या अप्रेक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है अप्रेक्सिया का ही एक सब पार्ट है या रूप है। तो यानी कि गतिक कौशलों में लर्निंग डिसेबिलिटी मोटर एक्टिविटीज़ की क्या होगी, डिस्प्रैक्सिया। अगला है अधिगम निर्योग्यता। ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, है ना। तो जो है अधिगम निर्योग्यता जो है लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। ऐसा नहीं है, अगर लगातार उस लर्निंग डिसेबिलिटी पर काम किया जाए तो बिल्कुल चेंजेस आ सकते हैं, पूरी तरह से नहीं लेकिन पार्शियली तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन 1 नहीं होगा। एक स्थिर अवस्था है, बिल्कुल नहीं, इसके समय के साथ इसमें चेंज भी आ सकता है अगर उसके लिए प्रयास किया जाए, है ना। एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कार्य पद्धति को हानि करे। कार्य पद्धति को तो हानि करेगी, क्योंकि जब लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वह लर्निंग को इफेक्ट तो करेगी ही। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बचता है एक चर अवस्था, यानी कि यह समयानुरूप प्रयास के साथ बदलती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, यानी कि भाषा अवरोधन से संबंध कौन सा विकार होगा। यहाँ तो जो हिंदी का दिया हुआ है उससे तो हिंदी के लिखने से ही पता चल रहा है। चलाघात, अप्रेक्सिया, पठन वैकल्य, डिस्लेक्सिया, वाक संबंध रोग, एस्पीचिया, भाषाघात, अफेजिया। तो यहाँ पे होगा सीधा आंसर भाषाघात, यानी कि भाषा से संबंधित है अफेजिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आत्मविमोह, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, सेरेब्रल पॉल्सी, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, न्यून अवधान सक्रिय विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, यानी कि ये जो है ये सारे जो है ऑटिज्म हो या सेरेब्रल पॉल्सी हो या फिर ADHD हो, ये सारे विकासात्मक विकार हैं। ये सारे डेवलपमेंट के दौरान ही बच्चों के में आते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है
ये जो है किसी घटना या किसी घटना के प्रभाव द्वारा हो सकता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा 3। अगला है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। यानी कि बच्चा जब भी शब्दों को पढ़ रहा है या फिर कुछ भी देखना पढ़ना चाह रहा है तो उसको कठिनाई हो रही है, उसको देखने में परेशानी हो रही है, पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो उसे कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? पठन विकार किससे संबंधित है? सीधा सीधा डिसलेक्सिया। रीडिंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। अगला है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि एक बच्चा अगर कॉपी में कुछ भी लिखता है तो लिखने में वो उल्टी छवियां बना देता है। यानी कि अगर वो बी लिख रहा है तो डी लिख देता है। अगर वह जो है कोई भी उससे अगर बनाया जाता है आकृति तो वह दर्पण छवि जैसी छवि बनाता है। तो इस तरह का बच्चा जो है किस तरह की परेशानी से गुजर रहा है? यह बच्चा गुजर रहा है अधिगम में असक्तता है, उसे अधिगम में परेशानी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है उसे। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? मैंने बताया है कि लिखन जैसे ही आएगा लिखने की अक्षमता, यानी कि हम लिखना यानी कि डिस्ग्राफिया, यानी कि ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ लिख रहे हैं तो डिस्ग्राफिया होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में नीचे चला गया। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? यानी कि अगर लिखावट में परेशानी आ रही है तो वो कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी है? तो इसको तो हमने पढ़ा ही है। इसको हमने क्या पढ़ा है? वो क्या होता है लिखने की, आगे भी इसके पहले भी एक क्वेश्चन था डिस्ग्राफिया। कभी कभी क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं सीटेट में। बहुत बार आप प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए जो लोग प्रीवियस क्वेश्चन को छोड़कर चलते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं वो। यानी कि सीटेट में आप प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज आपको करना ही करना है, चाहे आपके पास कितना भी समय कम हो, लेकिन आपको ये करना है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा पढ़ने लिखने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बार बार ये क्यों हो रहा है? लेखन अभिक्षमता, पढ़ने उसकी किसमें दिक्कत है? उसे भाषा को पढ़ने और समझने में। तो लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, डिस्कैल्कुलिया, फिर से वही परेशानी। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, 36 हम पढ़ रहे थे। लेखन क्षमता, गणितीय क्षमता, और नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्या समस्या है? गति समन्वय अक्षमता, पठन अक्षमता, यानी कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया। तो पढ़ने और लिखने में जो समस्या आती है वो समस्या है आपकी डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता। जनरली क्वेश्चन डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया इन्हीं सब से पूछा जाता है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शंस हैं, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित
विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके काम नहीं आएगी, बिल्कुल गलत। शिक्षा से हम किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, चूँकि वह आंशिक रूप से देख सकता है तो उसके लिए अलग विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। 2 चीज़ें बच गई, बिना किसी विशेष प्रावधान का नियमित विद्यालय में डालना चाहिए या फिर विशेष प्रावधान के साथ नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि वह आंशिक रूप से देख सकता है तो जो इक्विपमेंट्स उसके लिए उपयोगी हैं जिनके द्वारा वह अक्षरों को बड़ा बड़ा देख सके, यानी कि जो है उसके लिए मैग्नीफायर लेंस या फिर बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड में लिखना जैसे विशेष प्रावधानों के साथ उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी कि मूड स्विंग्स, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वास को सा, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। यानी कि बच्चे में हम अधिगम अक्षमता जानना चाहते हैं, तो अधिगम अक्षमता मूड स्विंग्स के साथ हम जान सकते हैं, अपमानजनक व्यवहार के साथ जान सकते हैं। ये सब तो व्यवहारिक अक्षमताएं हैं, मानसिक अक्षमताएं हैं। अधिगम अक्षमता क्या होगी? अधिगम बी को डी लिखना है ना, साव को वॉज को साव पढ़ना है ना, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। नेक्स्ट है, सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल सुनने में असमर्थ है, चूँकि यह पार्शियली नहीं फुल्ली डम्ब है, वह नहीं सुन सकता है, तो उसके लिए जो है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के लिए जो विशेष विद्यालय है उसमें अगर उसे भेजा जाए तो वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। इस तरह से हमारा जो है प्रीवियस क्वेश्चन हमने कुछ किया, किससे संबंधित, सी-टेट, हमने पढ़ा सी-टेट के प्रीवियस क्वेश्चन है ना, और ये टॉपिक था इंक्लूसिव एजुकेशन। और साथ ही लर्निंग डिसेबिलिटी। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।